नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल म्यूज़िक वाले गुरी सर पर। और सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि आपके लेक्चर्स आने में काफ़ी देरी हो गई बिकॉज मेरी हेल्थ इशू चल रहा था थोड़ा सा, तो इस कारण मैं वीडियोस नहीं बना पाया। तो अब से रेगुलर आपकी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और हमने शुरू की थी हमारी म्यूज़िक कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी। जितनी भी संगीत से रिलेटेड प्रतियोगिताएं हैं, आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम हैं, उन सब के लिए प्रिपरेशन मैं आपको बिल्कुल फ्री करवाने वाला हूं। तो आइए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। और हमने शुरू की थी हमारी यूनिट 3 रस एवं सौंदर्य। और काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर वीडियोस रेगुलर दीजिए, तो मैं भी आपको रेगुलर ही वीडियोस देना चाह रहा था, जिसके कारण कर नहीं पाया। अब मैं फिर से दोबारा से आपके लिए वो सब चीज़ें करने वाला हूँ। आइए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो आज का टॉपिक है संगीत एवं रस। और इससे पहले की वीडियोस अगर आपने मिस कर दी हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप वीडियोस में उनको देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं संगीत एवं रस। देखिए, स्वरों को उच्च और दीप्त करने से व लय के द्रुत स्वरों के अपकर्ष आदि से हास्य, श्रृंगार, करुण, वीर, रौद्र, अद्भुत, भयानक तथा विभत्स आदि रसों की सृष्टि में सहायता मिलती है। इसमें अनेक तत्व सम्मिलित किए जाते हैं, अतः रस योजना ही सौंदर्य योजना है। इसके प्रेक्षण तथा श्रोता आदि को हर्ष की उपलब्धि होती है। इस प्रकार पाठ्य, गान, अभिनय, देखिए किसको, पाठ्य, गान और अभिनय, जिसमें नृत्य तथा वेशभूषा आदि को सम्मिलित समझना चाहिए, तथा दृश्य विधान, रंग पूजा आदि भी रस के तत्व हैं। भरत के नाट्य शास्त्र की जड़ नाट्य रस है। देखिए, भरत ने ध्रुव गीत को नाट्य का प्राण कहा है। किसे? ध्रुवा गीत को नाट्य का प्राण कहा है। देखिए, प्राणभूत तावद ध्रुवा गान प्रयोगस्य। देखिए, नाट्य में 3 कलाओं के अंतः संबंधता भरत ने आवश्यक रूप से बताई है। जैसे गीत, वाद्य वादन और नृत्य, इन तीनों का क्या बताया है उसने? अंतर संबंध बताया है। इन तीनों कलाओं का प्रयोग उसी सीमा तक किया जाना चाहिए जिससे प्रयोक्ता तथा प्रेक्षकों को अतिशयता के कारण प्रसन्नता के स्थान पर खेद की अनुभूति न हो, क्योंकि इस प्रकार खिन्नता के कारण रस भाव की स्पष्टता नहीं हो पाती। इस प्रकार संपूर्ण नाट्य प्रयोग रंजकता से हीन हो जाएगा। यह भरत ने ध्रुवा गीतों के नाट्यानुकूल प्रयोग के संबंध में कहा है। इस देखिए, सिंपल सी बात ये यहाँ ये कहना चाह रहा है कि जब इन सब का अभिनय हो रहा होता है तो जो कलाएं हैं, इन तीनों का उपयोग जो हो रहा है, तो वो एक लिमिट में होना चाहिए, जिससे क्या प्रसन्नता मिले। इन सब का जो तालमेल है वो एक साथ होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि किसी चीज़ की अधिक्यता हो रही है जिसके कारण क्या है, प्रेक्षक जो भी देखने वाले होते हैं उनको खिन्नता है, मतलब उनको खींच आ रही है उस चीज़ पे, वो खींच ना आए, उनको प्रसन्नता फील हो, जिससे ही जो रसों की जो अनुभूति होगी वो उनके सही तालमेल से ही उनको होने वाली है। आगे देखिए, भाव और रस। नाट्य सिद्धांत के एक प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र में भरत मुनि द्वारा रस के साथ साथ भाव को भी खूबसूरती से चित्रित किया गया। किसको? भाव को। रस का आस्वाद भाव के माध्यम से प्रेक्षक के हृदय में होता है। रस तथा भाव में परस्पर आत्मा तथा परमात्मा का संबंध है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रस और भाव का संबंध किसके जैसा है? आत्मा और परमात्मा के जैसा। रस एक आवश्यक मानसिक स्थिति को दर्शाता है, जहां भाव मन की स्थिति प्राय भावना या मनोदशा में परिवर्तित होती है। रस तथा भाव दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं, दोनों जुड़े हुए हैं। रस अभिनय पाठ में रस को भाव, चेहरे के भाव और नृत्य की शारीरिक भाषा के परिणाम स्वरूप दर्शकों द्वारा अनुभव की गई भावना के रूप में समझा जाता है। यानी कि जो भी अभिनय कर रहा है उसके पाठ यानी उसके बोलने के भाव, उसके चेहरे के भाव, नृत्य की जो उसकी शारीरिक भाषा है, यानी कि जो नृत्य करते हुए मुद्राएं बना रहा है, उसका परिणाम, ये सब क्या है? उनकी भावना के रूप में समझा जाता है। किसके द्वारा? दर्शकों द्वारा। और इसी प्रकार नाट्य शास्त्र में भरत मुनि द्वारा 8 रस और 8 भावों का वर्णन किया गया है। 8 स्थायी भाव या भावना संबंधी 8 रसों को जन्म देता है। प्रत्येक रस में एक विशिष्ट रंग होता है। यहाँ इनसे क्वेश्चन बनते हैं
एक विशिष्ट रंग होता है। 8 स्थायी भाव व उनसे संबंधित रस एवं रंग निम्नलिखित हैं। देखिए, स्थायी भाव बताए गए हैं, रस और उनके रंग बताए गए हैं। जैसे रति, रति का रस जो है वो श्रृंगार रस है और उसका जो रंग है वो श्याम वर्ण है उसका। फिर है हास, हास से कौन सा रस होता है? हास्य, और इसका जो रंग है वो है श्वेत। फिर आता है शोक, शोक में जो रस है वो है करुण और करुण में जो रंग है वो कपोत है। क्रोध, क्रोध से रौद्र रस की अनुभूति होती है और जिसका रंग है लाल या रक्त। फिर आता है उत्साह, उत्साह से वीर रस की अनुभूति होती है। फिर है जिसका गौर या हेम। फिर आता है भय, भय से भयानक रस और इसका रंग है या वर्ण है कृष्ण। फिर आता है जुगुप्सा यानी कि घृणा, जिससे विभत्स रस जो है और इसका रंग है नीला। फिर आता है जी विस्मय, विस्मय यानी कि अद्भुत और इसका रंग है पीत यानी कि पीला। भरत मुनि ने इन 8 में से केवल 4 ही प्रमुख माने हैं। कौन कौन से? श्रृंगार, करुण, वीर और विभत्स। कौन कौन से? इसको याद रखिएगा, श्रृंगार, करुण, वीर और विभत्स। ठीक है, जिनसे रति, शोक, उत्साह व जुगुप्सा भाव की अनुभूति होती है। बिना भाव के कोई रस नहीं हो सकता और बिना रस के कोई भाव नहीं हो सकता, इस बात को आपने ध्यान रखना है। फिर अगला जो इसका सब टॉपिक है स्वर, लय और ताल से रस का संबंध। देखिए, शब्द, लय, स्वर और ताल मिलकर संगीत में रस की उत्पत्ति करते हैं। ये चारों चीजें मिलकर क्या है? संगीत में रस की उत्पत्ति करती हैं। साहित्य में छंद की विविधता एवं संगीत में ताल और लय के सामंजस्य द्वारा ही विभिन्न रसों की सृष्टि की जा सकती है। ताल से अनुशासित होकर ही संगीत विभिन्न भाव और रसों को उत्पन्न करता है। ताल विहीन संगीत को नासिका विहीन मुख की तरह बताया गया है। मतलब जिस संगीत में ताल नहीं है वो एक नाक के बिना मुंह के जैसा बताया गया है। ताल की गतियों, स्वरों की सहायता के बिना भी रस की सृष्टि में सक्षम होती है। जैसे साहित्य में 9 रसों का उल्लेख किया गया है। श्रृंगार, वीर, हास्य, विभत्स, करुण, भयानक, रौद्र, अद्भुत एवं शांत, ये 9 रस इसमें बताए गए हैं साहित्य में। अब आगे जो है नाट्य में शांत रस को अलग न मानते हुए 8 रसों का प्रतिपादन किया गया है। संगीत में श्रृंगार, वीर, करुण और शांत 4 रसों में अन्य समस्त रसों का समावेश माना गया है तथा ताल और लय को भी रसों से संबंधित माना गया है। जैसे देखिए, ये एक आपको श्लोक दिया गया है, इसका मतलब है मध्य लय हास्य एवं श्रृंगार रसों की पोषक है। जो विलंबित लय है वो विभत्स और भयानक रसों की पोषक है और द्रुत लय वीर, रौद्र और अद्भुत रसों की पोषक है। ये आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ आपको बताई गई है। फिर महर्षि भरत के अनुसार नाट्य शास्त्र के वाद्याध्याय में भी कहा गया है कि ऐसा कोई वाद्य नहीं है जिसका उपयोग नाट्य में न हो पाए, अतः किसी भी वाद्य का विधिवत प्रयोग विचार पूर्वक रस तथा भावों को देखते हुए करना चाहिए। मतलब अगर कोई भी वाद्य है, जैसे तबले का प्रयोग कर रहे हैं, उसके जो विचार हैं, उसके भाव हैं और उस समय के अनुकूल तबले की गति रखी जाती है, जो ताल की गति है उसके अकॉर्डिंग रखी जाती है। ठीक है, तो अलग अलग वाद्यों का उपयोग भी इसमें किया जा सकता है। कुछ प्रचलित तालों को नीचे दी गई तालिका के अनुसार 9 रसों में विभक्त किया गया है। जो रस दिए गए हैं उसके साथ उनकी ताल और उनकी लय वो आपको बताई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। देखिए, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस 3, 7 और 8 मात्रा वाली तालें जैसे दादरा, रूपक, कहरवा, दीपचंदी और धुमाली आदि इसके साथ तालें बजाई जा सकती हैं और इनकी जो लय है वो मंद, ललित और कोमल गति, स्वच्छंद भाव से इनको रखा जा सकता है, इसकी लय को। फिर जो है करुण रस, करुण रस में 7 मात्रा वाली तालें जैसे रूपक आदि का उपयोग किया जाएगा, जिसकी जो लय है वो विलंबित लय प्रधान शिथिल गति युक्त होगी। ठीक है, विलंबित लय शिथिल गति युक्त। फिर है वीर रस, वीर रस में 10, 12 और 14 मात्रा वाली तालों का उपयोग किया जाता है, जैसे रुद्र ताल, मत ताल, सूल ताल, चौताल और आड़ा चौताल आदि, जिसमें गौरव गति से युक्त आवेगपूर्ण द्रुत लय रखी जाएगी। गौरव गतिपूर्ण
ठीक है। फिर है भयानक रस, इसमें 12 और 14 मात्रा वाली तालों का उपयोग किया जाएगा, जैसे धमार, चौताल आदि, जो कि भय त्रासित गति युक्त मध्य लय है। आगे है हास्य रस। 4 और 5 मात्रा वाली तालें होंगी, जैसे चक्रताल और द्रुत कहरवा आदि, और इनकी जो लय है वो विषम और विक्षिप्त गति में रखी जाएगी। रौद्र रस, जिसमें 12 और 14 मात्रा वाली तालों का उपयोग किया जाएगा, जैसे चौताल, धमार आदि, और इनकी जो लय है वो अति द्रुत लय युक्त प्रचंड गति रखी जाएगी, क्योंकि ये रौद्र रूप दिखाने के लिए होती है, इसकी अति द्रुत जो गति रखी जाएगी। फिर है विभत्स रस। विभत्स रस अनियमित मात्राओं वाला कोई भी सम, विषम और ताल स्वरूप इसमें यूज किया जाएगा, जिसमें संकोच गति युक्त अति मंदित लय रखी जाएगी, अति मंदित लय। फिर है जी अद्भुत, जिसमें 11, 15 और 16 मात्रा वाली तालों का उपयोग किया जाएगा, जैसे गज, जंपा, कुंभ, 3 ताल आदि, और इसकी जो आश्चर्य गति प्रदान लड़खड़ाती लय होगी, लड़खड़ाती हुई लय। और शांत रस में 12 और 14 मात्रा वाली तालों का उपयोग किया जाएगा, जैसे एक ताल और झूमरा, एक ताल और झूमरा, और इसकी जो गति है वो स्थिर या अचंचल गति इसकी रखी जाएगी, स्थिर और अचंचल गति। तो देखिए, हास्य उत्पन्न करने के लिए कभी कभी तबला वादक हथौड़ी के स्पर्श द्वारा एक विचित्र सी ध्वनि उत्पन्न कर देते हैं। इसी प्रकार चमत्कार उत्पन्न करने के लिए अति द्रुत लय रूप विधान को भी प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, जो तबला बजाते हैं वो तबला चाटी के ऊपर रख के वो हथौड़ी को साथ में टुन 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 की आवाज निकालते हैं, वो क्या है, हास्य उत्पन्न करती है इस तरह की। लय और ताल के द्वारा समग्र प्रकृति की व्यवस्था का चित्रण किया जा सकता है। प्राचीन काल में रंगमंच पर जब कोई नाटक खेला जाता था तो अकेला तबला वादक दृश्य और अभिनेता के अभिनय के अनुसार दाएं बाएं तबले पर आघातों द्वारा प्रत्येक भाव और रस को अत्यधिक सफलता और सरलता के साथ प्रदर्शित कर दिया जाता था। नायक नायिका की अवस्था, आंधी तूफान, आग लगने का प्रभाव, विदूषक क्रीड़ाएं, युद्ध का कोलाहल आदि सभी तबला वादक की कुशलता से सजीव कर दिए जाते थे। तबला बजता नहीं था, अपितु बोलता था। तो देखिए, अगर तबला वादक ऐसी क्रियाएं कर सकता है तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि तबला वास्तव में बजता नहीं था, वो बोलता था और उन भावों को वो व्यक्त करते थे। तो आगे देखिए, छंद और शब्द रचना से रस का संबंध। जिस प्रकार विभिन्न रसों की अभिव्यक्ति के लिए स्वर, लय, ताल का विशेष संबंध होता है, वैसे ही साहित्यिक यानी कि काव्यगत दृष्टि से छंद और शब्द रचना का रस के साथ घनिष्ठ संबंध है। मानव अपने सुख दुख, शोक, विरह, प्रेम आदि भावों की अनुभूति को कविता, छंद, अलंकार, साहित्यिक शब्द रचना आदि के माध्यम से भी अभिव्यक्त करता है। जैसे युद्ध के समय सेना या सिपाहियों को जोश दिलाने के लिए झांसी की रानी कविता, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इसकी पंक्तियां सुनकर देश के प्रति मर मिटने की भावना जागृत की जाती है। ऐसी पंक्तियां वीर रस की अनुभूति कराती हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि काव्य, छंद और शब्द रचना के विभिन्न रसों व उनके भावों की रसानुभूति एवं अभिव्यक्ति असंभव है। अतः छंद और शब्द रचना एवं रस एक दूसरे के पूरक हैं। ये क्या हैं? एक दूसरे के पूरक हैं। तो देखिए, हमारा जो नेक्स्ट जो मैं आपको करवाने वाला हूँ इसमें है वो सौंदर्य। आज का टॉपिक हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है नोट्स बनाने में, तो आपसे एक ही हम मांगते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, आपका लाइक और सब्सक्राइब करना हमारे लिए खुराक है, हमारी फीस उसी के अंदर है बस सारी की सारी। आपको सारा का सारा कोर्स फ्री में उपलब्ध करवाने वाला हूँ। कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, मैं आपको बिल्कुल फ्री में उसकी तैयारी करवाने वाला हूँ। संगीत से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होगा उसकी वीडियोज़ आपको यहाँ पर हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। बस आप थोड़ा सा हमारे साथ सहयोग कीजिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको ये
कंटेंट आपको PDF के रूप में चाहिए तो हमारे जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको प्रतियोगिता की तैयारी भी करवाई जाती है, कुछ क्वेश्चंस भी डाले जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट भर्तियों के बारे में वहाँ पर आपको बताया जाता है। तो उसको भी ज़रूर लाइक कर लीजिएगा और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।